बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द क्वांटम रैम। स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स एमडी कैट सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं और अपने इस सफ़र का आगाज़ कुरान पाक की खूबसूरत आयत के साथ करते हैं। व अल्लाह सलिल इंसानी इल्ला मा सआ, और इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपका ये सफ़र आसान बनाने की तौफीक अता करे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट लेते हैं आज लेक्चर नंबर 1। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक्स पे बात करेंगे, कैलकुलेशंस की बात करेंगे विदाउट कैलकुलेटर, जो कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के लिए कि एमडी कैट जो टेस्ट है वो टिपिकल समझा जाता है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। स्पेशली फिजिक्स की जो कैलकुलेशंस हैं, जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इसके साथ हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और वैल्यूज़ की बात करेंगे और वो तमाम बेसिक्स जो आगे चल के हेल्पफुल होंगी आपके लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम अपना यूनिट नंबर 1 फोर्स एंड मोशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले कुछ नंबर वैल्यूज़ मैंने लिख रखी हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। अगर आप याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। जैसा कि यहाँ मैंने कुछ स्क्वायर रूट फंक्शन लिख रखे हैं, इन सबको आप देखें, जहाँ तक ताल्लुक है परफेक्ट स्क्वायर का वो तो आप इजीली कर सकते हैं, बट इसके अलावा कुछ नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, जो कैलकुलेशन का हिस्सा हो सकते हैं एमडी कैट क्वेश्चंस में, या आगे चल के हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कैलकुलेशन का हिस्सा है। जैसे कि यहाँ पे देखें, स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल होता है? 1.41। एग्जैक्ट वैल्यू है बट आप याद रखें 1.4, ठीक है। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 1.73 है, जिसको आप 1.7 के तौर पर याद रखें। स्क्वायर रूट 4 2 के इक्वल है। स्क्वायर रूट 5 जो है 2.2 याद रखें। स्क्वायर रूट 6 जो है वो 2.4, स्क्वायर रूट 7 2.6, टू स्क्वायर रूट 8 2.8 एंड स्क्वायर रूट 9 3 के इक्वल है। इसी तरह इसके अलावा भी वैल्यूज़ मैंने लिख रखी है। यहाँ कुछ परफेक्ट स्क्वायर की हम बात कर लेते हैं, जैसा कि स्क्वायर रूट 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर है तो इक्वल आएगा 5 के। 36 स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा? 6 के। तो ये डिफरेंट फंक्शंस है आपके सामने। इनके अलावा स्टूडेंट्स आपने याद रखना है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल होता है? 0.7 के। 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल होता है? 0.57 के। 1 ओवर 2 किसके इक्वल होता है? कैलकुलेशन में ज़्यादातर ये नंबर जो है वो शामिल होंगे। तो 1 ओवर 2 इक्वल होता है 0.5, 1 ओवर 3 इक्वल है 0.33 एंड 1 ओवर 4 क्वार्टर वैल्यू 0.25, 1 ओवर 5 इक्वल्स टू 0.2। तो ये कुछ नंबर वैल्यूज़ हैं जो मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि ये लाजमी याद करें ताकि आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो सकें। इस लेक्चर के साथ साथ एमडी कैट के नोट्स भी जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिक कैलकुलेशंस विदाउट कैलकुलेटर। कुछ एग्जांपल्स आज हम डिस्कस करेंगे, फिर इसी तरह जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम बाकायदा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन कैलकुलेशंस को अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि आगे हम देखेंगे कि यूज़ होने वाला है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, इस पे हम अप्लाई करते हैं पैथागोरियन थ्योरम। पैथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनियस स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल थीटा गिवन है, तो इसके सामने जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के साथ 90 का एंगल जो साइड बना रही है दैट इज बेस, और ये तीसरी साइड हमारे पास हाइपोटेनियस है। अब ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह के आएंगे हमारे पास कि जिसमें हमें परपेंडिकुलर और बेस वैल्यूज पता होंगी। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उस पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हाइपोटेनियस एज अ फंक्शन जब भी आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप लिखेंगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो पाइथागोरियन थ्योरम है फॉर राइट एंगल ट्राइंगल वो किस तरह से अप्लाई होता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। इन बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन में मैंने जो 3 ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक तो ऐसी चीज़ मैंने लिखी है जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एडिशन की एग्जांपल ली a प्लस बी, तो आप इसे कभी भी इस तरह नहीं लिख सकते
स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी। तो ये एक इनकरेक्ट मेथड है, ये मिस्टेक भी अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनकी कैलकुलेशन और आंसर गलत आता है। तो ये एक इनकरेक्ट मेथड है, ये बताया गया है कि ये आप नहीं कर सकते। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं, स्क्वायर रूट ए इंटू बी। कोई दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स इंटू वाई हो सकता है, तो आप उन्हें अलग अलग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट बी। तो ये करेक्ट मेथड है। इसी तरह डिवीजन के केस में स्क्वायर रूट ए ओवर बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए ओवर स्क्वायर रूट बी, तो ये भी एक करेक्ट मेथड है, तो इसे भी आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इन दो नीचे वाले जो दो रूल्स हैं इनको यूज करते हुए हमें अगर स्क्वायर रूट 300 फाइंड आउट करना हो तो वो हम किस तरह करें। तो स्टूडेंट्स देखें, इसे आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे सेपरेट कर लें, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 100। अब स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नंबर वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल है, 1.73। 1.7 आप याद रखें, एमडी कैट में आप क्लोज आंसर पे पहुंच जाएंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 किसके इक्वल है, 10 के। अब 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये जो पॉइंट है डेसिमल वो शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 17। तो देखें इस तरह आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। इसी तरह एक और वैल्यू मैंने लिखी है, इसे हम देखते हैं। यहां पे देखें स्टूडेंट्स, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 196 मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे हम लिख सकते हैं 49। अब आगे चलते हैं, इसे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 196 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 100 ओवर स्क्वायर रूट 49। तो स्टूडेंट्स देखें मैंने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लिख रखे हैं। स्क्वायर रूट 196 इक्वल है 14 के और स्क्वायर रूट 49 इक्वल है 7 के। तो यहां से आप कर सकते हैं कि 14 196 स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, 14 के, और स्क्वायर रूट 100 किसके इक्वल आ गया, 10 के, और नीचे स्क्वायर रूट 49 किसके इक्वल आ गया, 7 के। तो यहां से ये कैंसिल आउट करें, 2 इंटू 10, आंसर इज 20। तो देखा आपने कि टिपिकल कैलकुलेशंस अगर स्क्वायर रूट के अंदर आती हैं तो आप इजीली उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं, कुछ एरियाज हैं जो आपने याद रखने हैं जिनका ज्यादा यूज होगा डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर। जैसा कि सर्कल के केस में जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस भी याद रखें 2 पाई आर। इसके साथ स्फेयर के केस में जो एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर या रेक्टेंगल के केस में जो एरिया का फॉर्मूला है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट या विड्थ। हाँ, स्क्वायर के केस में जो लेंथ और विड्थ है वो इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल के केस में डिफरेंट हो सकती हैं। सो आप ये फॉर्मूला याद करें। इसके बाद ट्राइंगल के केस में कोई भी ट्राइंगल हो, आपने अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये इक्वेशंस आपने लाजमी याद रखनी है। इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो फंक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब नो डाउट आपने वैल्यूज याद कर रखी होंगी, लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ एंगल्स आपसे एंगल गिवन हो और आपसे साइन या कॉज की वैल्यू पूछी हो तो वो आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है साइन थीटा की और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉस थीटा की। यहां पे मैं एंगल मेंशन करूंगा। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट साइकिल है जिसे आप 2 पाई लिख सकते हैं। एक कंप्लीट साइकिल कितना फेज कवर करता है, 2 पाई। इसी तरह हाफ साइकिल के लिए आप मेंशन करेंगे फेज पाई, और क्वार्टर के ऊपर यहां पे इस जगह पे जो फेज बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, पाई/2। अब अगर मैं बात करूं तो ये एक क्वार्टर का एंगल है पाई/2। 2 क्वार्टर के लिए आप इसी एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दें जो कि पाई बनेगा। इसी तरह यहां तक अगर हम देखें इस पॉइंट तक तो ये 3 क्वार्टर बन रहे हैं। तो 3 क्वार्टर का अगर एंगल आपको बताना है तो आप फर्स्ट क्वार्टर वाले एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी 3π/2। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां पे 4 क्वार्टर कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसी सिंगल क्वार्टर के जो एंगल है उसे आप 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 2 पाई। यहां पे स्टूडेंट्स क्या बन रहा है, एक कंप्लीट साइकिल के बाद नेक्स्ट क्वार्टर आ गया, तो यहां पे जो एंगल बनेगा, या टोटल आप 5 क्वार्टर कह सकते हैं, तो ये बनेगा आपके पास 5π/2। इसी तरह यहां पे क्या बनेगा, 3 पाई। यहां पे क्या बनेगा, 7π/2। यहां पे क्या बनेगा, 4 पाई, एंड सो ऑन। ये फंक्शन आगे अभी चल रहा है।
तो ये मैंने एंगल मेंशन किए। अब हमें देखना ये है कि ये हमारे पास मीन लाइन है, इसके ऊपर कोई भी एंगल आएगा तो वहां वैल्यू जीरो होगी। ये जीरो वैल्यू है। साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा +1 या -1 हो सकती है, और जीरो दूसरी इसकी मिनिमम वैल्यू। इसके साथ ही हम देखते हैं कि +1 वैल्यू हमें कब मिलेगी। ये तमाम पॉइंट्स +1 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और इसी तरह आगे भी आएगा। -1 वैल्यू ये वाले पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट और ये जीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब मिलेगी आपको, तो यहां से आप देख के बता सकते हैं कि एक तो 0 डिग्री पे मिलेगी, दूसरा आपको 0 के ऊपर और पाई रेडियन के ऊपर मिलेगी, और 2 पाई के ऊपर, 3 पाई के ऊपर, 4 पाई के ऊपर, और इसी तरह मल्टीपल में आ गई वैल्यूज। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई के मल्टीपल में साइन के साथ कोई भी फंक्शन लगा हो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 20 पाई, 25 पाई, तो साइन का आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसको मैंने इन जनरल फॉर्म बना दी कि n पाई कोई भी नंबर हो सकता है, और नंबर वैल्यूज इंटीजर क्या होंगी, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इसके साथ हम देखते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू +-1 कब होती है। +-1 यानी प्लस भी और माइनस भी दोनों को आपने देखना है। तो देखें पहला एंगल है π/2, अगला एंगल जहां पे +1 या -1 वैल्यू है, यहां +1 है, इस पे -1 है, तो ये कौन सा एंगल है, 3π/2। इसके बाद देखें तो यहां पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है +1, तो क्या एंगल बन रहा है, 5π/2। फिर यहां पे देखें तो 7π/2 एंड सो ऑन। तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया 2n+1 इंटू π/2, जबकि n की जो वैल्यूज हैं वो 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इन सिंपल आप याद रखें कि 0 और पाई का कोई भी नंबर मल्टीपल आ जाए तो वहां साइन की वैल्यू 0 होगी, और अगर ऑड मल्टीपल आ जाए, ऑड मल्टीपल कैसे, π/2 का ऑड मल्टीपल देखें, π/2 का ऑड मल्टीपल 1 मल्टीपल, 3 मल्टीपल, 5, 7 अप टू सो ऑन, π/2 का ऑड मल्टीपल। इन तमाम एंगल्स के ऊपर साइन की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी। अब +1 और -1 अल्टरनेटिवली आती है, यानी π/2 पे अगर वैल्यू +1 है तो इससे नेक्स्ट एंगल जो आएगा ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, उस पे -1 आएगी। फिर इससे नेक्स्ट जो ऑड मल्टीपल आएगा उस पे फिर +1 आएगी, उससे नेक्स्ट जो ऑड मल्टीपल आएगा उस पे फिर -1 आएगी। तो इस तरह ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है, रिपीटेड फंक्शन है। इसके साथ ही हम चलते हैं cos थीटा के ऊपर। cos थीटा के लिए भी मैंने यहां मेंशन कर रखा है, यहां इसका फेज है 0, यहां इसका फेज बनेगा स्टूडेंट्स π/2, ये वाला पॉइंट इसके लिए। अच्छा, इसकी वेव फॉर्म डिफरेंट है, इसकी 0 से स्टार्ट हुई थी, इसकी +1 से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह यहां पे देखें तो ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो ये पाई है। यहां पे देखेंगे तो 3π/2, यहां पे देखेंगे तो 2 पाई। अब आप देखें 2 पाई एक कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, तो एक कंप्लीट साइकिल में एक क्वार्टर यहां पे है, दूसरा क्वार्टर यहां पे है, और हाफ साइकिल इधर है, तो ये एक कंप्लीट साइकिल बन गया जिसको हमने 2 पाई से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह यहां पे हम देखेंगे तो ये बनेगा स्टूडेंट्स 5π/2, यहां देखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 पाई, यहां देखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 7π/2, यहां देखेंगे तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा 4 पाई, एंड सो ऑन। ये फंक्शन भी आगे चलता जा रहा है। तो अब देखते हैं कंक्लूजन कि कॉज और साइन, कॉज थीटा की वैल्यूज +-1 कब होती है और 0 कब होती है। तो देखिए +-1 आपको मिलेगी 0 के ऊपर, यहां पे देखें 0 डिग्री के ऊपर +1 है। फिर आप पाई के ऊपर देखें तो -1 पाई के ऊपर, फिर 2 पाई के ऊपर देखें यहाँ पे +1, फिर 3 पाई के ऊपर देखें -1। तो अल्टरनेटिवली, अच्छा साइन के अपोजिट है ये फंक्शन। साइन के केस में 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, n पाई तक साइन की वैल्यू 0 आ रही थी, जबकि इसकी वैल्यू +-1 आ रही है। वही सेम एंगल्स हैं और वही सेम इसका शॉर्टकट फॉर्मूला। इसी के साथ हम cos थीटा की वैल्यूज देखते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू 0 कौन से एंगल्स पे आएगी, तो π/2। आप देख सकते हैं कि ये लाइन 0 वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस पॉइंट पे वैल्यू 0 होगी, इस पॉइंट पे वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो इनके एंगल्स कौन कौन से हैं, तो पहला है π/2, अगला है 3π/2, अगला है 5π/2, नेक्स्ट है 7π/2। तो क्या हम कह सकते हैं कि π/2 के ऑड मल्टीपल जितने भी एंगल्स होंगे उन सब के ऊपर cos की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो अगेन ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इन तमाम एंगल्स पे साइन की वैल्यू +-1 मिल रही थी, cos की 0 मिल रही है, और इन तमाम एंगल्स के ऊपर साइन की वैल्यू 0 मिल रही थी, जबकि cos की वैल्यू +-1 मिल रही है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको हेल्प आउट करेंगे, किसी भी एंगल पे वो आपसे वैल्यू पूछ सकता है। कोई इस तरह की कैलकुलेशन आगे चल के हम करेंगे,
दे सकता है। तो बेहतर है कि आप ये दोनों वेव फॉर्म ड्रॉ कर लें और इनकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना हो बिटवीन टू पॉइंट्स और दो पॉइंट्स गिवन हो, जैसा कि एक पॉइंट है x1 y1, सेकेंड पॉइंट है q x2 y2, तो वो डिस्प्लेसमेंट पहले मैंने लिखा है, उसको किस तरह लिखेंगे? तो एक डिस्टेंस फार्मूला होता है मैथ के अंदर, x2 माइनस x1। देखिए अगर तो P से Q हम जा रहे हैं तो Q सेकंड पॉइंट है हमारा फाइनल पॉइंट, तो उसमें x2 में से x1 आप माइनस करेंगे इंटू i यूनिट वेक्टर, इसी तरह प्लस y2 माइनस y1 इंटू j यूनिट वेक्टर। अभी इस इक्वेशन का यूज मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम कुछ टेबल वैल्यूज की बात करेंगे साइन और कॉस की। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो वो आप जल्दी से ले लें जी। तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है, अ पार्टिकल is moved from 2 3 to 4 6 by applying a force of 10 Newton. Find work. स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है एक्स कोऑर्डिनेट को, सेकंड वाई को, तो ये x1 ये y1 मेंशन कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास ये x2 और ये y2। हमें कैलकुलेट करना है वर्क। अब वर्क के केस में आप जानते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमें गिवन है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या इक्वेशन बताई मैंने, x2 माइनस x1 इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे यूनिट वेक्टर। x2 स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, 4 माइनस 2 इंटू आई एंड 6 माइनस 3 इंटू जे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2i प्लस 3j जी। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट। अब इसका हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये 4 हो गया और 3 स्केयर क्या होता है 9। तो ये आपके पास आंसर आ गया स्केयर रूट 13। और स्केयर रूट 13 किसके इक्वल है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया होगा कि स्केयर रूट 13 यहां से आप देखें तो 3.6। बेहतर है याद हो, तो नहीं भी याद है तो समटाइम ऑप्शन जो है वो स्केयर रूट फॉर्म में भी गिवन होता है। तो इसे अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं तो 3.6 मैं लिख सकता हूं यूनिट्स। अब देखिए वर्क कैलकुलेट करना है, सो वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज 3.6। तो आपके पास क्या वर्क आएगा 36 जॉल। अगर डिस्प्लेसमेंट मीटर में हो और फोर्स न्यूटन में हो तो ये हमारे पास वर्क का आंसर होगा 36 जॉल। देखा आपने कि डिस्टेंस फार्मूला किस तरह अप्लाई किया जाता है और उससे वर्क की कैलकुलेशन जब हमने की तो स्क्वायर रूट फंक्शन को हमने किस तरह सॉल्व किया। इसके बाद हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनकी वैल्यूज की हम बात कर लेते हैं। यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूंगा मैं और साथ ही मैं इस तरफ एंगल लूंगा, जैसा कि मैं 3 वैल्यूज की बात करूंगा, 3 फंक्शंस की, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ये एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। यहां पे हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
कौन कौन सी रेशियोज की हमने बात करनी है? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। और साथ हम इस साइड पे एंगल मेंशन करते हैं जैसा कि 0 डिग्री, फिर हम मेंशन करेंगे 30 डिग्री। ये वो एंगल्स हैं जिनके ऊपर आपको साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज याद होनी चाहिए। देन हम 45 डिग्री, देन हम 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो इसके साथ थीटा लॉन्ग एक्स एक्सिस कह लें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो वर्टिकल लाइन में आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स टेन थीटा के बारे में याद रखिएगा, ये इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सो साइन 0 हमारे पास 0 आएगा, साइन 30 हमारे पास जो है वो आएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। साइन 45 हमारे पास आएगा 1/√2 विच इज इक्वल टू 0.7707। टेन 60 की बात करें तो वो √3/2 विच इज इक्वल टू 0.866। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। टेन 90 की बात करें तो 1 होगा, और टेन 180 की बात करें तो स्टूडेंट्स वो 0 होगा। अब टेन 180 पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो ये पाई की वैल्यू, पाई के ऊपर साइन की वैल्यू क्या होती है? 0। इसी तरह हम कॉस की बात करते हैं, कॉस 0 1 हो जाएगा। कॉस 30 जो है दैट इज √3/2 विच इज इक्वल टू 0.866। टेन 45 1/√2। अच्छा, 45 इज द एंगल जहां साइन और कॉस की वैल्यूज आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो 1/√2 किसके इक्वल होता है? 0.7 के। और फिर हम cos 60 की बात करें तो 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। cos 90 की बात करें तो 0। cos 180 की बात करें तो -1। टेन थीटा जो कि इक्वल है साइन ओवर कॉस, तो साइन की वैल्यू को डिवाइड कर दें कॉस से, 0 डिवाइडेड बाय 1 0 आ जाएगा। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 1/√3 विच इज इक्वल टू, यहां पे मैंने लिख रखा है देखें 1/√3 किसके इक्वल है? 0.57। इसी के साथ चलते हैं टेन 45। तो देखें साइन और कॉस की वैल्यू सेम है, तो साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, आंसर आपके पास 1 आएगा। इसी तरह 60 डिग्री पे अगर हम बात करें तो साइन ओवर कॉस √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये आपके पास आएगा √3। और √3 किसके इक्वल होता है? यहाँ पे हम कर चुके हैं 1.73 which is equal to 1.73। टेन 90 की अगर बात करें तो 1 डिवाइडेड बाय 0, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा। और टेन 180 की बात करें तो 0/-1 दैट बिकम 0। तो ये टेबल वैल्यूज आपको लाजमी याद होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो यहाँ पे मैं एलेबोरेट करूंगा। साइन और कॉस की वैल्यूज की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कुछ रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है मैक्सिमम आपको कब मिलती है? 0 डिग्री पे। मिनिमम आपको कब मिलती है? अच्छा, 0 और 180 दोनों के ऊपर मैक्सिमम, तो मिनिमम एट 90 डिग्री। और हाफ वैल्यू कब मिलती है? तो वो 60 डिग्री के ऊपर। तो ये वो एंगल्स हैं कि कॉज एज अ फंक्शन अगर किसी इक्वेशन में शामिल है, जैसा कि फ्लक्स की इक्वेशन हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा E A cos थीटा। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम किस एंगल पे होगा, तो देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज वेरी कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ कॉज, तो कॉज के साथ वेरी करेगा, तो कॉज की वैल्यू मैक्सिमम हमें कब मिलेगी? 0 डिग्री, 180 डिग्री या इसके मल्टीपल में आएगा, तो ये हमारे पास आंसर होगा। अगर मैं कहता हूं फ्लक्स मिनिमम कब होगा, तो दैट बिकम एंगल 90 डिग्री। वो अलग बात है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये एंगल थीटा कौन सी क्वांटिटीज के दरमियान है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हाफ किस एंगल पे होगी, तो स्टूडेंट्स वो 60 डिग्री पे होगी। अब हम देखते हैं साइन को एज अ फंक्शन। साइन थीटा की जब हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हमें किस एंगल पे मिलती है, तो वो 90 के ऊपर मिलती है। और मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर मिलती है स्टूडेंट्स? वो 0 के ऊपर मिलती है। और हाफ वैल्यू किसके ऊपर मिलती है?
तो वो मिलती है 30 डिग्री के ऊपर। अब साइन एज अ फंक्शन अगर किसी भी इक्वेशन में आता है तो वैल्यू जो है वो हाफ हो जाती है किस एंगल पे, 30 डिग्री के ऊपर। तो देखें जैसा कि हमने डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ी, एक इक्वेशन ये भी है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। एक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। टॉर्क की इक्वेशन आपने पढ़ी। तो ये सारी यहाँ पे फोर्स वेरी कर रही है एज अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा। अब साइन थीटा को देखेंगे हम कि जब ये मैक्सिमम तो फोर्स मैक्सिमम, जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम तो फोर्स मिनिमम, जब साइन थीटा की वैल्यू हाफ तो फोर्स हाफ। अब अगर मैं पूछूं कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किस एंगल पे एंटर होना चाहिए कि उसके ऊपर लगने वाली फोर्स मैक्सिमम का हाफ हो जाएगी, तो मैक्सिमम का हाफ जो है वो 30 डिग्री के ऊपर। तो जब भी चार्ज पार्टिकल 30 डिग्री के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होगी। तो ये आपने वेरिएशन याद रखनी है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपने याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा ये किस एंगल पे हाफ हो जाता है, दैट बिकम हाफ एट 45 डिग्री। यस, ये नोट करना है आपने कि साइन थीटा की वैल्यू हाफ होती है 30 के ऊपर, लेकिन अगर स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किस एंगल पे हाफ होगी, 45 के ऊपर। देखते हैं किस तरह। तो देखें अगर मैं यहां पे एंगल यूज करूं 45 डिग्री तो मुझे इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। साइन 45 किसके इक्वल है, यहां से हमने सॉल्व किया तो 1/√2। सो 1/√2 और ये स्क्वायर, तो आपके पास ये आंसर क्या बन जाएगा, 1/2। इसी तरह स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो कॉस स्क्वायर की वैल्यू है दैट आल्सो बिकम हाफ एट 45 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 45 डिग्री के ऊपर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 45 के ऊपर कॉस का भी सेम आंसर आ रहा है, स्क्वायर लेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है कि एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर तो मैं बात करूं कॉस थीटा की, वो तो हाफ हो जाएगी। कॉस 60 के ऊपर देखें, 60 डिग्री के ऊपर कॉस की वैल्यू हाफ 1/2, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर है तो इसका आप स्क्वायर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगी। तो इस तरह आपने याद रखना है। जैसा कि इंटेंसिटी की एक इक्वेशन है I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये लाइट की इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी की आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोलराइजर। सो यहां पे अगर मैं पूछूं कि जो इंटेंसिटी है वो हाफ किस एंगल पे होगी, तो क्योंकि इसमें कॉस थीटा नहीं कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा जिसमें एज अ फंक्शन आएगा वहां पे इंटेंसिटी हाफ किस एंगल पे मिलेगी आपको, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर मैं पूछता कि आपके पास जो है वो स्केलर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो किस एंगल पे हाफ होगा, तो यहाँ क्योंकि कॉस का स्क्वायर नहीं है, जस्ट कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हाफ मिलती है आपको 60 डिग्री पे। तो स्केलर प्रोडक्ट बिकम हाफ एट 60 डिग्री। जबकि इसी क्वेश्चन में देखें तो कॉस का स्क्वायर आ रहा है, तो कॉस का स्क्वायर जिस फंक्शन में आ जाए या साइन का स्क्वायर आ जाए तो वहां पे जो वैल्यू है वो हाफ हो जाती है एट एन एंगल 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 1 का फोर्स एंड मोशन का। तो आज मैंने फोकस किया है तमाम बेसिक चीज़ों के ऊपर कि आप इससे सीखें और आपकी जो कैलकुलेशंस हैं आगे चल के फिजिक्स के अंदर वो आसान हो सकें।